हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आज ये तीसरा टेस्ट सीरीज का वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो आगामी एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया गया है। स्पेशली बीपीएससी को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, बीपीएससी एग्ज़ाम में हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। हिस्ट्री में भी अगर बांटा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है, और जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही संबंधित सारे क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो याद है तो ठीक है, जो याद नहीं है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और कंटिन्यू रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं, क्योंकि 40 नंबर तक क्वेश्चन करवाया जा चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधि देखी गई थी? तो कहाँ कहाँ देखी गई थी? दानापुर में देखी गई थी, पटना में भी देखी गई थी, आरा में भी देखा गया था और मुजफ्फरपुर में। लेकिन मुंगेर और बाढ़ में, कहाँ? मुंगेर और बाढ़ में 1857 के विद्रोह का ज़्यादा महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं हुआ था वहाँ पर। मतलब देखा जाए तो ना के बराबर वहाँ पर प्रभाव पड़ा था। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं बिहार के जहाँ 1857 के विद्रोह अप्रभावित तरीके से रहा। कुछ क्षेत्र में ही प्रभाव डाला था अपना, तो इसे नगण्य मान के चला जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र में प्रभाव नहीं पड़ा था, इसमें तो पूछा है कौन से प्रभाव में देखा गया था, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधि देखी गई थी। लेकिन इससे उलट भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में नहीं देखी गई थी, तो मुंगेर और बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान फारस की खाड़ी क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आमतौर पर आयात की जाती थी? तो कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी? आयात की जाती थी मोती, सूखे मेवे और तांबा किए जाते थे। क्या किए जाते थे? मोती, सूखे मेवे और तांबा। और चीनी मिट्टी तो खुद होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के किस जगह कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो भागलपुर। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भागलपुर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के किस जिला में चाय पत्ती का खेती सर्वाधिक होता है, तो किशनगंज में। कौन सा जिला? किशनगंज में चाय की खेती सर्वाधिक होता है बिहार में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट। निम्नलिखित शासकों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया था? दीवानी अधिकार से मतलब है, यहाँ दीवानी अधिकार से तात्पर्य है कि कर वसूलना। क्या है? कर वसूलना। तो किसने दे दिया था दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को? शाह आलम द्वितीय ने। किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने दीवानी अधिकार दे दिया था। आइए इसे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ कहाँ दीवानी का अधिकार इसने दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार दे दिया था। किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। कब दिया था? 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि इससे कंपनी का ध्यान व्यापार से हटकर भू राजस्व प्रशासन पर केंद्रित हो गया। पहले तो वो व्यापार करने का पर्पज से आया था, लेकिन जब वो कर वसूलने लगा तो उसे पैसा की भी लत लग गई। यानी कि वहाँ से उसका व्यापार से ध्यान हटकर भू राजस्व प्रशासन पर केंद्रित हो गया। ठीक है, कंपनी को यह दीवानी अधिकार 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत प्राप्त हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद संधि के बाद ये अधिकार प्राप्त हो गया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी। कितने? 12 अगस्त को हुआ था। एक तो 12 अगस्त 1765 को। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। और द्वितीय इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? तो ये 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है, 2 इलाहाबाद का संधि हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और एक अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय नहीं, एक तो 12 अगस्त वाला जो संधि है वो शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और दूसरा जो संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को, ये हुआ था अवध के राजा और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो इलाहाबाद के संधि के तहत ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार दे दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? दीवानी अधिकार कहा जाता है। ठीक है, कई बार शाह आलम का वास्तविक नाम पूछा गया एग्जाम में कि शाह आलम का वास्तविक नाम क्या है? तो शाह आलम का वास्तविक नाम अली गौहर है। क्या है? अली गौहर शाह आलम का वास्तविक नाम है। अगर फर्रुखसियर की बात की जाए तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बहादुर शाह जफर की बात की जाए तो इसी को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। जफर के नाम से ये कविता शेरो शायरी लिखा करता था, इसीलिए इसको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। और बहादुर शाह जफर
को क्या कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और ये मुगल सम्राट का अंतिम मुगल बादशाह था। तो मुगल सम्राट का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1843 में सिंध पर कब्जा करने के बाद वहाँ का पहला ब्रिटिश गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था, ये किया गया था सर चार्ल्स नेपियर को। किसे किया गया था, चार्ल्स नेपियर को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को। किसे दिया जाता है सिंध विजय का श्रेय, तो सिंध विजय का श्रेय जो है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है सिंध विजय का श्रेय। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिंध विजय को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन था। तो सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। तो दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक तो पूछा जा सकता है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। सिंध में पहला ब्रिटिश गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, तो चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया गया था। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी था। कौन था, डलहौजी था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चार्टर एक्ट 1813 की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1813 में चीन के साथ चाय के व्यापार को एकाधिकार के रूप में छोड़ दिया था, कि मतलब आप चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख की राशि को मंजूरी दी गई थी। क्या ये सही है, बिल्कुल ये कथन सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, जब क्वेश्चन चुना गया तो कॉमन सी बात है आंसर सही हो गया, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन देख लीजिए। हालांकि एग्जाम में जब अगर आपसे पूछे कौन सा कथन सही है तो आप 1 मार के चलते बनिएगा। हालांकि कूट में दिया है क्या आंसर, नहीं, बिल्कुल कूट में नहीं दिया है। तो आपका अगर सही आंसर निकल गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। बिल्कुल नहीं, है तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। विधि सदस्य को शामिल करके नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को कम कर दिया गया था। ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की थी। तो किसने की थी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना, तो ये की थी मार्गरेट कजिन्स ने। किसने किया था, मार्गरेट कजिन्स के द्वारा किया गया था। आइए इसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछ सकता है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संस्थापक कौन थे, तो मार्गरेट कजिन्स थे। उन्होंने कब स्थापना की थी इसकी, तो 1927 में। कब स्थापना किया गया था इसका, तो 1927 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 1927 कहाँ स्थापना किया गया था, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना कहाँ किया गया था। इसका स्थापना किया गया था पुणे में। कहाँ किया गया था, पुणे में इसका स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इस संगठन की स्थापना महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था, महिलाओं और बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया था। इसके बाद से यह संगठन महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि अभी तक ये कार्य कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो, क्या हो गया इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का तत्काल प्रभाव नहीं था। तो कौन सा तत्काल प्रभाव नहीं था, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल, ये तो किया ही गया था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत हुई थी। क्या ये सही है, बिल्कुल ये भी सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की शुरुआत हुई थी। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की शुरुआत हुई थी 1878 में। कब हुई थी, 1878 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना की गई थी। बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा तत्कालिक प्रभाव नहीं था। तो कौन सा तत्काल प्रभाव नहीं था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। क्योंकि इसे कब लागू किया गया था, तो इसे 1878 में किया गया था। और इसे दमघोटू अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और किसके द्वारा किया गया था इसका स्थापना, ये एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो ये लाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लीटन के द्वारा। इसे किस नाम से जाना जाता है, दमघोटू एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा क्या किया गया था, तो इसके द्वारा भारत में छपने वाले जितने भी अखबार थे उस पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से लाए गए थे। ठीक है, किस उद्देश्य से लाया गया था, भारतीय पत्रकार पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया गया था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो खोज के लिए मुख्य कारण क्या है? पुनर्जागरण की भावना, 1443 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, या यूरोपीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास, या भारत में उपनिवेशिक स्थापित करने की इच्छा। तो क्या कारण था इसका? यही ना पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण की भावना, ये तो था ही। 1433 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, ये भी था। यूरोपीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास, ये भी था। लेकिन भारत में उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति से संबंधित है? तो कौन है इससे संबंधित? इससे संबंधित है लॉर्ड लॉरेंस। कौन है? लॉर्ड लॉरेंस इससे संबंधित है। अफगानिस्तान की प्रति चालिकता पूर्वक, क्या है, चालाकी पूर्वक निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसने 1864 से 1869 तक भारत के वायसराय रहे। जॉन लॉरेंस कौन रहा? 1864 से 1869 तक भारत का वायसराय तो जॉन लॉरेंस रहा था। और इसी के शासनकाल में जॉन लॉरेंस को अंग्रेजों ने क्या कहा था? जॉन लॉरेंस को अंग्रेजों ने भारत का रक्षक तथा विजय का संचालक कहा था। क्या कहा था अंग्रेजों ने जॉन लॉरेंस को? क्या कहा था? भारत का रक्षक तथा विजय का संचालक कहा था जॉन लॉरेंस को। ठीक है, जॉन लॉरेंस को। अफगानिस्तान के संदर्भ में उसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, जिसे क्या कहा जाता है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता भी कहा जाता है। ठीक है, हस्तक्षेप का नीति के तथा तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती की। 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसके कार्यकाल में वर्ष 1865 ईस्वी में भारत तथा यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत तथा यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो भारत तथा यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जॉन लॉरेंस के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग नियुक्त किया गया था। किसके शासनकाल में नियुक्त किया गया था? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। किसके नेतृत्व में किया गया था? जॉन कैंपबेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग नियुक्त किया गया था। किसके शासनकाल में? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। ठीक है, पंजाब तथा अवध के काश्तकारी अधिनियम पारित हुए थे। किसके शासनकाल में? तो इसी के शासनकाल में, यानी कि 1868 ईस्वी में पंजाब तथा अवध के काश्तकारी अधिनियम भी पारित हुआ था जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड की बात की जाए तो लॉर्ड ऑकलैंड को क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता। किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता। तो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉप को। किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉप। लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने नाम दिया था? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ही दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ही। और लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1838 से 42 तक। ठीक है, और लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल 1836 से 1842 तक था। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किसने कर दिया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉप को। लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल से संबंधित है। किसके शासनकाल से? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से स्थानीय स्वशासन बोल रहे हैं, इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि 10 वार्षिक जनगणना। ठीक है, 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ किसके शासनकाल से हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसने कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने कराया था। किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने। कब कराया था? 1872 ईस्वी में। कब कराया था? 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से या संगठित तरीके से जनगणना किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से 1881 में। ठीक है, तभी से अब तक प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराया जाता है। हालांकि इस बार कोविड-19 की वजह से लेट हो चुका है, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन
प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। किसके शासनकाल से ये प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। ठीक है, प्रथम बार भारत में जनगणना किसने कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने कराया था। किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लॉर्ड मेयो से संबंधित, पूछा जाता है कौन से गवर्नर जनरल का या वायसराय का मृत्यु पद पर रहते हुए उसकी हत्या कर दी गई थी? तो पद पर रहते हुए किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी 1872 में। कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो अंडमान निकोबार में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस वायसराय की हत्या पद पर रहते हुए कर दिया गया था? तो लॉर्ड मेयो की हत्या पद पर रहते हुए कर दिया गया था। कहाँ किया गया था? अंडमान निकोबार में किया गया था। कब किया गया था? 1872 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में वित्त विकेंद्रीकरण के क्रम को किसने आरंभ किया था? तो भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का आरंभ लॉर्ड मेयो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने ही किया था। ठीक है, इसने जयपुर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना भी करवाई थी। कहाँ पर मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई थी? तो जयपुर में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई थी। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने कुंवर सिंह के साथ मिलकर संघर्ष किया था? तो किसने संघर्ष किया था? क्या बाबू अमर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे, या बाबू अमर सिंह और हरि कृष्ण? किसने किया था? तो ये नाना साहब और किसने किया था? बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण। तो बाबू अमर सिंह कौन थे? बाबू अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। कौन थे? बाबू अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। जबकि अगर हरे कृष्ण की बात की जाए तो हरे कृष्ण कौन थे? तो हरे कृष्ण उनके सेनापति थे। कौन थे? सेनापति थे। ठीक है, किसके? कुंवर सिंह के। तो इन्हीं दोनों के सहयोग से 1857 के विद्रोह में संघर्ष किए थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बेगम हजरत महल की बात की जाए तो बेगम हजरत महल किस जगह से नेतृत्व की थी 1857 के क्रांति की? तो इन्होंने अवध लखनऊ से की थी। कहाँ से की थी? लखनऊ से। तो आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगर नाना साहब और तात्या टोपे की बात की जाए तो कानपुर से किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है तात्या टोपे के बारे में। किसने 1857 के विद्रोह के समय कुछ समय बाद ये भागकर नेपाल चला गया था? कौन नेपाल चला गया था? तात्या टोपे। और तात्या टोपे को गद्दारी से इन्हीं के दोस्त अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। इसके बाद इन्हें फांसी का सजा हो गया था। क्या दे दिया गया था? इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और किसने पकड़वा दिया था तात्या टोपे को नेपाल में? तो इनके दोस्त ने पकड़वा दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कल वाला वीडियो में डिटेल से बताई हूँ कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अल्बुकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अल्बुकर को कहा जाता है। जबकि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था भारत में या वायसराय? कौन था? अल्मेडा था। कौन था? अल्मेडा। अल्मेडा के द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी? तो अल्मेडा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अल्बुकर की बात की जाए तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था गोवा वाले क्षेत्र में? तो अल्बुकर ने लगाया था। किसने लगाया था? अल्बुकर ने लगाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अल्बुकर से संबंधित कि 1510 में गोवा पर कब्जा किसने किया था? तो 1510 में गोवा पर कब्जा किसने किया था? अल्बुकर ने किया था। किससे छीना था गोवा को? तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। किसने छीना था बीजापुर के सुल्तान से गोवा को? तो अल्बुकर ने छीना था। ठीक है, गोवा की जीत ने भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को मजबूत कर दिया और भारत में एक क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की भी स्थापना कर दी। ठीक है, इसने भारत में पुर्तगाली उपस्थिति को बढ़ाने और अस्थायी कॉलोनियों के निर्माण के लिए पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसीलिए तो सती प्रथा समाप्त कर दिया था, ताकि सती नहीं होगी तो विधवा महिला से शादी कराया जाएगा। ठीक है, किस लिए? इसका मेन मकसद क्या था? तो मेन मकसद था इसका पुर्तगालियों के लिए एक अस्थायी कॉलोनी का बनाना। क्या था? पुर्तगालियों के लिए एक अस्थायी कॉलोनी का निर्माण करना ही इसका मकसद था। इसीलिए इसने सती प्रथा को गोवा वाले क्षेत्र में समाप्त किया, यानी कि प्रतिबंध लगाया, और जितने भी अंग्रेज पुरुष थे पुर्तगाल के उनसे विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो यही मकसद था इसका सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने विधान परिषद के आधिकारिक सदस्यों के रूप में भारतीयों के नामांकन की अनुमति दी थी। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका थोड़ा डिटेल। देखिए,
1861 के अधिनियम के साथ क्या हुआ था कि इसने विधान परिषद में भारतीयों के नामांकन की अनुमति दी, लेकिन गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में, अधिकारिक सदस्यों के रूप में नहीं दी थी। किसके रूप में दी थी? गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में दी थी। और यहाँ क्या दिया है? आधिकारिक सदस्यों के रूप में, जबकि आधिकारिक सदस्यों के रूप में इसने नियुक्ति नहीं दी थी। गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। और यह भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की दिशा में सांकेतिक कदम था, लेकिन आधिकारिक क्षमता में नहीं था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन ए सही होगा। पोर्टफोलियो अधिनियम से क्या तात्पर्य है? पोर्टफोलियो अधिनियम से तात्पर्य है जैसे कि विभाग जो होता है, अलग अलग विभाग के मंत्री अलग अलग को बनाया जाता है। जैसे कि अभी देखते हैं रेल मंत्री कोई और है, शिक्षा मंत्री कोई और है, स्वास्थ्य मंत्री कोई और है। उसी प्रकार से उस समय भी विभागों को बांट दिया गया था। उसे क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो अधिनियम कहा जाता है। और कब लाया गया था? 1861 में लाया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट, ओफो कहाँ चला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह, जिसमें न तो कोई विदेशी नेतृत्व था और न ही जन समर्थन के रूप में वर्णित किया है? तो किसने किया है ऐसा? जॉन सीले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉन सीले के द्वारा। 1857 के विद्रोह को सर जॉन सीले ने पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह कहा था, जिसमें न तो कोई देशी नेतृत्व था और न ही जन समर्थन के रूप में वर्णित किया था सीले ने। उन्होंने इस विद्रोह को इस रूप में प्रस्तुत किया जो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें इस विद्रोह के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक पक्षों को नज़रअंदाज किया गया है और भारतीयों के बीच इसके समर्थन व नेतृत्व को कम करके आंका है। किसने? सीले ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी था? तो जस्ट मैं बताई थी कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड, अगर वेवेल की बात की जाए तो लॉर्ड वेवेल ने वेवेल प्लान लाया था। क्या लाया था? वेवेल प्लान लाया था लॉर्ड वेवेल ने। और आपसे पूछा जाए कैबिनेट मंत्रालय जब आया था भारत, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। तो जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। रीडिंग की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड रीडिंग जो है भारत में आने वाला एकमात्र यहूदी वायसराय है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आने वाला एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो एकमात्र यहूदी वायसराय था। कौन था यहूदी वायसराय? तो यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। और इसी के शासनकाल में एकवर्थ कमीशन लाया गया था। एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर क्या हुआ था? तो एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। क्या किया गया था? रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही लोक सेवा के लिए ली आयोग का गठन किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि लोक सेवा के लिए कौन सा कमीशन का गठन किया गया था? तो ली आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ली आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ली आयोग का संबंध है लोक सेवा से संबंधित है। किससे है? लोक सेवा से संबंधित है। तो लोक सेवा के लिए ली आयोग का गठन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, किसके शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होना प्रारंभ हो गया था? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल से। किसके शासनकाल से? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल से सिविल सेवा का परीक्षा जो है इंग्लैंड के साथ साथ भारत में होना भी प्रारंभ हो गया था 1923 से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन की अगर बात की जाए तो इसका शासनकाल बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। कब रद्द किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लागू किसने किया था बंगाल विभाजन को?
किया किसने था बंगाल विभाजन को? तो लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन इसे समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूल रूप से 1875 में किस शहर में हुई थी? तो न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी बालावटस्की और हेनरी स्टील ऑलकोट के द्वारा। तो वलाटोस्की और ऑलकोट नाम याद रखिएगा तो हो जाएगा, इतना बड़ा नाम क्या ही याद रखिएगा। हालांकि सुन लीजिए, हेलेना ब्लाटोस्की और हेनरी स्टील ऑलकट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो थियोसॉफी का प्रचार प्रसार करना, जो एक दार्शनिक और धार्मिक प्रणाली है जो ब्रह्मांड, मानवता और दिव्यता को समझाने का प्रयास करती है। यह संगठन सार्वभौमिक बंधुत्व की अवधारणा पर जोर देता है और तुलनात्मक धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वर्तमान में कहाँ था? अड्यार और चेन्नई भारत में स्थित है। ठीक है, और इसकी सदस्यता एनी बेसेंट भी बनी थी। कब बनी थी? 1893 में। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1907 में बनी थी। कब बनी थी? 1907 में। ठीक है, और मद्रास में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? तो अडियार में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? भारत में अडियार, मद्रास में बनाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में निम्नलिखित में से कौन से कारण सहायक रहे हैं? लॉर्ड लीटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, बिल्कुल ये तो रही है। इटली का राष्ट्रीय आंदोलन और एकीकरण, ये भी रहा है। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी रहा है। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से भारत के अतीत की पुनर्खोज, ये भी रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, 1 2 3 4 क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। लीटन की प्रतिक्रियावादी नीति, जैसे कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 19 वर्ष कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। ठीक है, 1877 में जब देश में गंभीर अकाल की चपेट में था, तब इसने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाएगा आपसे भारत में कुल कितने दिल्ली दरबार हुए थे? तो 3 दिल्ली दरबार हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। कब कब हुए थे? तो 1877 में हुआ था। कब हुआ था? 1877 में। 1903 में हुआ था। और कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है, कुल तीन दिल्ली दरबार हुआ था। कितने हुए थे? 3 हुआ था। ठीक है, और क्या किया था इसने? तो 1878 में, जस्ट मैं बताई थी, पिछला क्वेश्चन में आया था, इसे समझ तो मैं बताई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था। ठीक है, इन सभी ने देश में विरोध की लहर पैदा कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली साम्राज्यों के पतन के बाद कई नए राष्ट्रों का उदय तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एकीकरण ने राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को गहराई से प्रभावित किया। भारत में समाजवादी धार्मिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था जो भारतीय समाज की विभाजित करती थी। ठीक है, जो भारतीय समाज को विभाजित करती थी। इसका प्रभाव विभिन्न वर्गों को एकजुट करने में पड़ा और यह राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। चौथा कारण क्या था? भारतीय और यूरोपीय विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से भारत की प्राचीन गौरवशाली विरासत की पूर्ण खोज ने सांस्कृतिक गर्व की भावना को जगाया और उपनिवेशवादियों कथाओं को चुनौती दी, जिससे राष्ट्रवाद की नींव और अधिक मजबूत हो गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो पिछला वाला क्वेश्चन में मैं बताई थी, डिस्कशन कर रही थी, तो बहादुर शाह द्वितीय। बोल रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा मैं नहीं करवाऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए केवल क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं उसका व्याख्या करती हूँ उसे भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछ ही लिया कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आदिवासी और किसान विद्रोहों को उनके पहले घटित होने के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। भील विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह हुआ था 1817 से 19 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1817 से 19 के बीच हुआ था। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 में हुआ था। हालांकि 1921-22 भी देता है रामोसी विद्रोह का, लेकिन यहाँ से वहाँ तक हुआ था, 2 क्रमों में हुआ था। ठीक है, तो 1822 में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में रामोसी विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में चुआर विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हो गया था 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। कहीं 30-32 भी 28 भी देता है,
1831-32 भी दे देता है कोल विद्रोह, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हालांकि इसमें 1829 होगा, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1829 में। तो आप आराम से मिला लीजिए, पहले कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर विजय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर विजय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कारण नहीं था। तो कौन सा कारण नहीं था? न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के कारण अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, क्या ये था? ये नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश ने पूरी तरह से क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और भविष्य के लाभ के लिए वाणिज्यिक हितों की उपेक्षा की थी। ये था? ये नहीं था, ये नहीं था, ये तो था ही, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये कारण नहीं था। अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर विजय का ये कारण नहीं था। कौन सा कारण नहीं था? ब्रिटिश ने पूरी तरह से क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और भविष्य के लाभ के लिए वाणिज्यिक हितों की उपेक्षा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कह रहा है, आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं डिटेल पूर्वक। भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेज की सफलता का कई महत्वपूर्ण कारण था। क्या क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी जिसने उत्साह को प्रोत्साहित किया और बिना सरकारी विलंब के त्वरित निर्णय लेने की अनुमति दी, ठीक है। अंग्रेजों की श्रेष्ठता नौसेना ने भारत और फ्रांस के बीच फ्रांसीसी समुद्री संपर्कों को बाधित कर दिया। तीसरा कारण क्या था? अंग्रेजों के पास कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास जैसी रणनीति नगरों पर नियंत्रण था, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल पांडिचेरी था, ठीक है। चौथा कारण क्या था? फ्रांसीसियों ने वाणिज्यिक हितों की तुलना में क्षेत्रीय विस्तार को प्राथमिकता दी थी। किसने? फ्रांसीसियों ने वाणिज्यिक हितों की तुलना में क्षेत्रीय विस्तार को प्राथमिकता दी थी, जिससे उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जबकि अंग्रेज ने साम्राज्यवादी और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखा, जिससे उन्हें मजबूत आर्थिक सहायता मिली। पांचवा कारण क्या था? अंग्रेज के पास सर आयरकूट, मेजर स्ट्रिंगर, लॉरेंस और रॉबर्ट क्लाइव जैसे श्रेष्ठ सेनापति थे, जबकि फ्रांसीसी मुख्य रूप से केवल डुप्ले पर निर्भर था। ये सब कारण था कि अंग्रेज फ्रांसीसी पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। आइए आज 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। 61वां क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो किसने की थी? मीर कासिम ने की थी। किसने की थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम जो है नवाब अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारियों में सबसे सक्षम उत्तराधिकारी था। उसने पूर्णिया और मुंगेर का लेफ्टिनेंट रहते हुए अपनी क्षमता का परिचय दिया। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर ली। इस कारण कलकत्ता से लगातार हो रही दखल अंदाजी और मुर्शिदाबाद की साजिशों से खुद को सुरक्षित रखना जरूरी समझा था। वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए ही उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को हस्तांतरित कर लिया था। कहाँ से हस्तांतरित कर लिया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी बना लिया था। किस लिए? क्योंकि ताकि वो अंग्रेजों की नीति से बच सके। अंग्रेज बहुत ज़्यादा धन मांगते थे उससे हमेशा, और कुछ छुपा के वो अपना मुंगेर में उसने बंदूक कारखाना भी स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? मीर कासिम ने स्थापित की थी। क्योंकि जब 1864 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हो गया था? बक्सर के युद्ध के बाद हो गया था कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा अन्यथा जितना हो सकता था अधिकतम से अधिकतम तक धन हड़पने की कोशिश किया जा रहा था। किससे? बंगाल के नवाब से। लगता था कि वो कुबेर का खजाना है, जब जाता था तब वहाँ से पैसे मांग के लाता था। तो मीर जाफ़र को वो बनाया था, जैसे मीर जाफ़र, इसीलिए तो मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का लोमड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव का लोमड़ी नहीं, रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली नवाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली नवाब कहा जाता था, क्योंकि जितना हो सकता था उतना धन इससे ले लेता था हमेशा रॉबर्ट क्लाइव। यही सब चीज़ मीर कासिम को अच्छा नहीं लगा। मीर कासिम को लगा कि ये तो हमारे बंगाल का धन को लूट रहा है पूरी तरीके से, इसलिए इसने सबसे पहले मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ट्रांसफ़र कर ली, ताकि ये उसके सुरक्षा के लिए कुछ कर सके। इसीलिए इसने मुंगेर में बंदूक कारखाना स्थापित की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुंगेर में बंदूक कारखाना किसने स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने। किसने की थी? मीर कासिम ने की थी, ठीक है। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कलकत्ता से लगातार हो रही दखल अंदाजी और मुर्शिदाबाद की साजिशों से खुद को सुरक्षित रखना, ये मुख्य उद्देश्य था। राजधानी हस्तांतरण करने का ये मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि कलकत्ता में जब वो था तो बहुत ज़्यादा कंपनियों के द्वारा दखल अंदाजी की जा रही थी, और मुर्शिदाबाद के द्वारा साजिश भी किया जा रहा था उस पर, और इन सब चीज़ों से सुरक्षित वो रह सके, इसलिए उसने मुंगेर को अपना राजधानी बना लिया था।
ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। वह विज्ञान प्रौद्योगिकी के संरक्षक थे, उन्हें रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रॉकेट के संचालन को समझते हुए एक सैन्य मैनुअल लिखा था और रेशम उत्पादन की शुरुआत करने वाले अग्रणी व्यक्ति में से थे। उपर्युक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन करता है? तो ये करता है किसका? टीपू सुल्तान का। किसका वर्णन करता है? टीपू सुल्तान का, क्योंकि टीपू सुल्तान के द्वारा ही रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रदूत के रूप में टीपू सुल्तान को ही जाना जाता है। रॉकेट संचालन को समझते हुए इन्होंने ही सैन्य मैनुअल लिखा था, ठीक है। और रेशम उत्पादन की शुरुआत करने वाले अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो वो भी टीपू सुल्तान ही थे। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। कौन थे? टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध का नेतृत्व भी टीपू सुल्तान ने ही किया था। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। तो आइए देख लेते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध कुल कितने हुए थे और कब कब हुए थे। कुल आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। कब कब हुए थे? 1767 से 1769। उस समय हैदर अली जीवित थे। दूसरा कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में ही, यानी कि 1782 में ही हैदर अली मारे गए। इसके बाद इसका नेतृत्व इनके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया, ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच। कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और इसमें टीपू सुल्तान युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। प्रथम की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो मद्रास के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुआ था। दूसरा का समाप्ति मंगलोर के संधि के तहत हुआ था। तीसरा का समाप्ति श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ था। और चौथा में तो वो खुद ही मारे गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्नवालिस कूट की विशेषता नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? कंपनी के कर्मचारियों को राजस्व, न्यायिक और वाणिज्यिक शाखाओं में विभाजित करना, ये था। जमींदारों को दंडाधिकारी और पुलिस संबंधी शक्तियां प्रदान करना, ये नहीं था। जमींदारों के साथ भू राजस्व की अस्थायी व्यवस्था करना, ये बिल्कुल था। 1793 में किया गया था। कब किया गया था? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। न्यायपालिका का पुनर्गठन करना, जिसमें यूरोपीय न्यायाधीशों को दंडाधिकारी शक्तियां दी गई थी, ये बिल्कुल था। तो कौन सा नहीं था पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नवालिस संहिता 1793 के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार किए थे। क्या क्या किए थे? जमींदारों से दंडात्मक और पुलिस संबंधी शक्तियां छीन ली गई थी और उन्हें एक संगठित सरकारी पुलिस तंत्र को सौंप दिया गया था, ठीक है। इसमें कंपनी की सेवाओं को 3 शाखाओं में विभाजित किया था, राजस्व, न्यायिक और वाणिज्यिक। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। किसने लागू किया था अस्थायी बंदोबस्त? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसे अस्थायी बंदोबस्त और सूर्यास्त नियम के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। सूर्यास्त नियम के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्यास्त नियम के नाम से अस्थायी बंदोबस्त को ही जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अस्थायी बंदोबस्त को ही जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को इजारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। और इसने क्या किया था? इसने न्यायपालिका का पुनर्गठन किया था, जिसमें उच्च पदों पर केवल यूरोपियों की नियुक्ति की गई थी और भारतीयों को प्रमुख प्रशासनिक पदों से बाहर रखा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन नाइकड़ा आदिवासी विद्रोह से संबंधित था? तो कौन संबंधित था? रूप सिंह संबंधित थे। कौन थे? रूप सिंह संबंधित थे, ठीक है। नाइकड़ा विद्रोह हुआ कब था? 1858 से 59 में हुआ था। वर्तमान गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। पंचमहल की पहाड़ियों से नाइकड़ा जनजाति के लोगों ने विस्तार और हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व रूप सिंह और जोरिया भगत ने किया था। किसने किया था? रूप सिंह और जोरिया भगत ने किया था। जोरिया भगत तो ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट्स में अपना लिख लीजिएगा। दोनों नाम दे तो आप लोग आंसर देने में सक्षम हो, ठीक है। किसने किया था? रूप सिंह और जोरिया भगत ने इसका नेतृत्व किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिशों को बाहर खदेड़कर एक धर्म राज की स्थापना करना, इसका उद्देश्य था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नेता को अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए केरल का शेर कहा जाता था? किसे कहा जाता था केरल का शेर? तो केरल का शेर कहा जाता था पजहस्तई राजा को। किसे कहा जाता था? पजहस्तई राजा को।
केरल का शेर उपाधि केरल वर्मा पझसई राजा को दी गई थी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, उनके प्रतिरोध और साहस के कारण उन्हें केरल का शेर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। केरल के शेर का उपाधि किसे दिया गया था? तो पझसई राजा को दिया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? 1939 में किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1939 में किया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लोकप्रिय बनाया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा लूँगी ना, हिस्ट्री वाला। ये 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन करवा लूँगी। तो इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन लाऊंगी टोटल सब, जिस तरीके से बीपीएससी में पूछा जाता है उसी पैटर्न पर मिक्सअप क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।